हाउ आर यू? गुड इवनिंग। मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हो? हाँ, आज हम लोग हिंदी में बात करेंगे क्योंकि तीसरा में बहुत से लोग हैं जिनको ये प्रॉब्लम है कि आप लोग हमेशा अंग्रेजी ही में ही बात करते रहते हो। तो हाँ। इसलिए थोड़ा सा बदलाव हो जाना चाहिए। तो आज हम हाँ, लोग बात एकदम। करेंगे। आज हम लोग बात करेंगे ये 3E मॉडल के बारे में। लास्ट टाइम हम लोगों ने इसमें बातचीत की थी कि 3E क्या है। सो कुछ कुछ याद है आपको कि 3E में 3E किस बारे में थे, क्या थे वो? थोड़ा सा रिकैप करेंगे। हाँ हाँ, जरूर। बेसिकली 3E एक मॉडल है जहाँ पे लाइक तीन शब्दों का यूज होता है जो ई से शुरू होता है। ईज मतलब मुझे हिंदी में नहीं पता उसका हाँ, कोई मतलब। बात नहीं। कोई बात नहीं, मैं इसको शेयर भी कर रहा हूँ स्क्रीन पे भी। हम देख हाँ। सकते हैं यहाँ पे। ईज है, एजुकेट है, एम्पावर है। ईज का मतलब क्या है? इसका मतलब आप जब बात मतलब करोगे, हम जब स्टैमर करते हैं हमारा पूरा शरीर स्ट्रगल करता है, लेकिन ईज जब हमें आ जाती है तब मतलब जो भी कोई टेक्निक स्ट्रेटजी हम यूज कर रहे हैं, जैसे भी हम बात कर रहे हैं, हम स्ट्रगल नहीं करेंगे। हम लाइक लाइक इजी से हम यस। ब, 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 बात कर सकेंगे। बिल्कुल, यानी बोलना इतना बड़ा संघर्ष नहीं बन जाता कि हम थोड़ी सी बातचीत के बाद या एक ग्रुप डिस्कशन के बाद इतने थक जाएं कि बैठ भी नहीं पा रहे हैं। और ऐसा होता है कई बार, हाँ। मुझे ऐसा होता था कि बहुत पहले जब मैंने स्टैमरिंग को एक्सेप्ट नहीं किया था और मैं एक एनजीओ में काम कर रहा था, तो मुझे बहुत लोगों से बात करना पड़ता था गांव में, अपने वर्कर के साथ। और शाम होते होते मैं इतना थक जाता था लगता था जैसे कि मैं 4 बोतल खून देकर आया हूँ किसी को। हाँ, तो, मेरा भी तो सेम सेम एक्सपीरियंस है। हाँ, तो मैं एक थेरेपिस्ट के पास गया और मेरा जो पहला जो ओपनिंग सेंटेंस था या जो प्रेजेंटिंग कंप्लेंट था, वो यही था कि मैं ये नहीं था कि मैं हकलाता हूँ या मुझे बोलने में प्रॉब्लम है। ये था कि मैं हर शाम को बहुत थक जाता हूँ। और हम्म। एंड आई एम ए यंग मैन, आई एम नॉट, आई कांट बी मेल मेनोपॉज। तो ये मामला क्या है मेरे साथ? तो उसने बोला, हाँ, यू आर इन अर्ली 40s, इट हैज़ टू बी समथिंग एल्स। एंड देन ही हेल्प मी हम्म। टू रियलाइज। तब उसने फिर मुझसे बातचीत करी कि आप जब बोलते हैं तो बोलना आपके लिए जो है वो इट्स लाइक जगलिंग 7 बॉल्स इन द एयर। आपके लिए हम्म। बोलना ऐसे जैसे आप 7 गेंदें उछाल रहे हैं और कोशिश करें कि एक भी गिरने ना पाए। हाँ। और इसी कारण आप शाम होते होते बहुत थक जाते हैं। तो इस तरह से मेरे को समझ में आया कि हकलाने में ईज बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। अगर हम भले कितना हम्म। भी हकलाएं, लेकिन अगर आराम से हकलाएं, इतना जूझना ना आराम पड़े से। हमें, तो हम इतना थकेंगे नहीं। और बोलना हमारे लिए इतना भारी नहीं पड़ेगा कि पता लगा एक प्रेजेंटेशन दिया और उसके बाद 4 कप कॉफी पी रहे हैं और एक हाँ। दिन का पूरा ब्रेक चाहिए। तो ईज का मतलब ये है कि हम हकलाएं मगर विद ईज। एंड हमारी स्पीच बाहर की आगे की ओर बढ़ रही है, वी आर मूविंग फॉरवर्ड इन स्पाइट ऑफ डिफिकल्टीज, बट वी आर एबल टू कंप्लीट अवर सेंटेंस, कंप्लीट अवर वट एवर वी वांट टू से। सो ये था ईज। और उसके बाद था एजुकेट। एजुकेट का क्या रेलेवेंस है यहाँ पे? हाँ, एडुकेशन का मतलब कि किसी चीज के बारे में जानना, और फिर एक हम्म। चीज जो मतलब एक चीज जो सत्य है कि लाइक लाइक जिस चीज को हम फील कर रहे हैं, हमारे शरीर में है, दिमाग में है, उसको हम जितना जानेंगे हम उतना उसके बारे में कॉन्फिडेंट फील होंगे। जैसे कि हकलाना, कि हकलाना मतलब जब आप शुरू शुरू में हकलाते हो, मतलब हकलाना क्या होता है इसके बारे में आपको नहीं मालूम होता है, तब आपको लगता है कि ये कोई एलियन ऑब्जेक्ट है, कि लाइक बाहर का कुछ चीज है जो मेरे अंदर में है, जिसको हटाना मतलब चाहिए, हमें हटाएंगे तो फिर हम ठीक हो जाएंगे। लेकिन मतलब एडुकेशन जब आ जाता है यहाँ पे, हम लोग समझ लेते हैं कि हकलाना भी स्पीच का ही एक पार्ट है। कुछ लोग हकलाते हैं, इसके मतलब एक मीनिंग होता है, इसका रीजंस होता है। जितना हम उसके बारे में जानेंगे उतना हम अपने शरीर के ऊपर भी कंट्रोल ला पाएंगे। कि मतलब देखिए, एक दोस्त को जानने की तरह है। मतलब
आपके सामने अगर दो इंसान हैं, एक अजनबी और एक दोस्त, आपको अजनबी के साथ बात करने में या फिर इंटरेक्ट करने में जितना ईज होगा, मतलब जितना अ, अ, मतलब आराम होगा, कॉन्फिडेंस होगा, उससे ज्यादा जिसको आप जानते हैं उसके साथ होगा। तो फिर एडुकेशन इज अ प्रोसेस जहाँ पे हम हकलाने को अपना फ्रेंड बना लेते हैं। वेरी करेक्ट, वेरी करेक्ट, आई टोटली एग्री विद यू. सो so we were talking about regarding education. We can think of just 1 second. Regarding education, we can also think of things like anatomy and physiology of our speech organs. कि हमारे यस। ये अंगों की बनावट कैसी है. क्योंकि कई बार लोग कहते हैं कि मैं जब अपना नाम बोलता हूँ तो मेरे होंठ चिपक जाते हैं. हम्म। या या जेंटल ऑनसेट कैसे करना है. जेंटल ऑनसेट कैसे करना है, यानी आवाज कहाँ से निकल रही है, उसे जेंटल कैसे बनाना है, ये हम्म। उनको क्लियर नहीं है. तो अगर उनको ये पता हो कि स्पीच कैसे प्रोड्यूस होती है, पहले फोनेशन कैसे होता है, यानी हम सांस बाहर छोड़ते हैं, वोकल कॉर्ड के थ्रू हवा पास होती है, तो वोकल कॉर्ड में वाइब्रेशन सेटअप होते हैं. कई बार लोगों को ये बुनियादी बातें भी नहीं पता होती हैं कि बोलते वक्त मुझे हवा बाहर छोड़नी है या सांस खींचनी है. हम्म। एकदम सो ठीक। ये समझना कि हमारे लंग्स, हमारे वोकल कॉर्ड्स और हमारे आर्टिकुलेटर्स कैसे कैसे फंक्शन करते हैं, उनकी बनावट कैसी होती है. हम्म। ये बात भी हमारे लिए महत्वपूर्ण हो सकती है कि अगर हकलाने वालों को ये बात समझ में आ जाए कि मुझे प बोलने के लिए ओंठों को मिलाना है, और सिर्फ मिलाना ही नहीं है, उनको अलग भी करना. We have to हाँ। separate the lips. If we don't एक। separate the lip and if we keep them stuck together, then obviously we cannot say, My name is Pawan. We'll keep on saying, My name is Pawan. So we'll say Pawan with a mini explosion. Why? हम्म। Because we are keeping our lips together. होठों को हमने चिपका लिया है और उसके पीछे प्रेशर बिल्डअप हो रहा है, और इस तरह से जो है वो पवन कम्स आउट लाइक ए एक्सप्लोजन. तो ये, हम्म। तो हमारे इनकी बनावट और इनकी फंक्शनिंग, ये भी एक एजुकेशन का एक मुद्दा हो सकता है. इसी तरह एकदम। से इसी तरह से अगर हम हकलाते हैं तो उस वक्त हमारे मन में शर्म क्यों पैदा होती है, या गिल्ट की हम्म। फीलिंग कहाँ से आ जाती है. तो ये भी एक एजुकेशन का एक एरिया हो सकता है कि हम ये जानने का प्रयास करें कि मैं प्रेजेंटेशन में अगर हकलाया तो मैं इसको लेके इतना गिल्टी क्यों फील कर रहा हूँ. क्या ये हम्म। इसलिए है कि मुझे लगता है कि मैंने अपनी टीम को, आई हैव लेट डाउन माय टीम बाय स्टैमरिंग. हम्म। या क्या ये इसलिए है कि आई थिंक कहीं पे मेरे दिमाग में ये ख्याल बैठा हुआ है कि बाय स्टैमरिंग आई हैव ब्रॉट शेम टू माय पेरेंट्स. हम्म। और अगर ये आइडिया मेरे दिमाग में है, तो हाउ कैन आई गेट रिड ऑफ दिस आइडिया. मैं इस दिमाग को कैसे हाँ। दिमाग से बाहर निकालूं. ऑब्वियसली आई कैन टॉक टू माय मदर एंड टू माय पेरेंट्स एंड से, डू यू फील ashamed when I stammer? We can हाँ। have a we can have a very open talk with them. एंड हम्म। चांसेस है कि ऐसी बातचीत के बाद हमें समझ में आ जाए कि उन्हें थोड़ी तकलीफ तो होती है, मगर वो शर्मिंदा हो ऐसा बिल्कुल नहीं है. हम्म। तो इस तरह से हम अपने दिमाग के इन विचारों को बाहर निकाल सकते हैं इफ वी एजुकेट अवरसेल्फ. हाँ। वेरी इंस्टेड ट्रू। ऑफ जस्ट, हाँ, इंस्टेड ऑफ चेजिंग क्योर ऑल द टाइम कि हाउ कैन आई बी क्योर्ड ऑफ स्टैमरिंग. हाँ। सो वी कैन एकदम। एजुकेट अवरसेल्फ. सो इसी तरह से अ, तो इसमें जो तीसरा आइटम है वो है एम्पावरमेंट का थर्ड ई. थर्ड ई जो है वो है एम्पावरमेंट. सो ईज, एजुकेट एंड एम्पावरमेंट, दीज वर द थ्री ईज. बोलने में आसानी, और हमारे पास वो तमाम जानकारी हो जो हमारी स्टैमिंग से जुड़ी हुई है या जो स्टैमिंग को प्रभावित करती है. हाँ। और तीसरा एंगल था एम्पावरमेंट का, कि हम हकलाने को एक बीमारी मानकर बीमारी से हम्म। जूझते रहने के बजाय उसको एक एम्पावरमेंट के फ्रेमवर्क में भी देखें कि मैं हकलाता हूँ हम्म। तो क्या हुआ, मेरे भी अधिकार हम्म। हैं, लोगों को मुझे भी सुनना पड़ेगा, क्लासरूम में मेरा भी अधिकार है कि मैं हाथ खड़ा करूँ और सवाल पूछूं. तो ये हो गया एम्पावरमेंट. अब इसके बाद जो सेकंड लेवल जो है इस पूरे फ्रेमवर्क को समझने का, वो है जहाँ पे ये फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट्स
आपस में इंटरेक्ट करते हैं। जैसे हम्म इस पिक्चर में हम देख सकते हैं कि ईज और एजुकेशन जब दोनों मिलते हैं तो कॉम्पिटेंस पैदा होती है। तो व्हाट डज इट रियली मीन? तो नाउ ट्राई, अब अपने आप को उस जगह पे रख कर देखो और सोचो कि अगर तुम आसानी से हकला पाओ, और साथ में अगर तुम्हें ये मालूम हो कि हकलाने की वजह क्या होती है, जेनेटिक्स का इसमें क्या रोल है, और साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है, अगर मैं ऊंचे वॉल्यूम में बोलती हूँ तो क्या फर्क पड़ता है उससे, अगर मैं हकलाने के बाद निगाहें नीचे करती हूँ तो इससे क्या फर्क पड़ता है मेरे अपने सेल्फ एस्टीम पे, ये बातें अगर समझ हम्म हमारे अंदर हो तो इसका क्या, इससे क्या साइड इफेक्ट पैदा होंगे? हम्म। हाँ, तो मतलब ईज और एडुकेट, मतलब ईज है कि मतलब आपके बोलने के मतलब आराम से जो आप बोल पा रहे हो वहां पे आप मतलब लाइक ये आसानी जो आपको आ रही है बोलने के वक्त, उससे आपका एक क्या बोलते हैं उसको, कॉम्पिटेंस पैदा होता है, जहाँ पे कि आप लाइक यू बिकम लाइक अ मास्टर ऑफ स्पीकिंग, कि आप स्पीकिंग के मास्टर बन जाते हो। लाइक जिस चीज को आप मतलब जिस चीज से आप डरते हो, जिस चीज को मतलब आपको लगता है कि आप अच्छे नहीं हो उसमें, कि लाइक मतलब हम जो स्टैमर करते हैं हम हमेशा ही मतलब कोई अगर हमें पूछेगा कि व्हाट आर योर वीकनेसेस, कि आपका कमजोरी क्या है, हम हमेशा फर्स्ट कम्युनिकेशन बोल रहे हैं। मैं तो वही बोलती थी। तो वहां पे लाइक ईज जब आ जाएगा तब वो आपका पावर बन जाता है, यू बिकम एम्पावर्ड। तो ये आपका स्ट्रेंथ बन जाता है। तो वहां पे एक आ गया कॉम्पिटेंस और एडुकेट, जो आपने ही मतलब बोला अभी, कि हम जिसके बारे में जितना जानेंगे उसको अच्छा मतलब उसको उतना ही हम समझेंगे बहुत अच्छे से। और मतलब वी ऑल नो कि एडुकेशन इज एम्पावरमेंट इज कॉम्पिटेंसी। सो या यस। यहाँ पे अगर देखें तो ये ऑथर ने, गोरेन मार्गुलिस, वो ये भी कह रहे हैं कि ए क्लाइंट हु हैज लर्नड ए टेक्निक लाइक इजी ऑनसेट और कैंसलेशन and regularly uses this in desired speaking situations in their everyday life is competent with the skill. तो अगर हम कोई स्किल यूज कर रहे हैं ताकि हम आसानी से हमारा बोलना इतना इतना स्ट्रगल इतना स्ट्रगलफुल ना हो, we are stammering easily, and if we are and if we have educated ourselves, तो इसका मतलब ये है कि हम एक तरह से उस स्किल में कॉम्पिटेंट हो गए। ये इसको इस रूप में भी हम देख सकते हैं कि बहुत से लोग जो हैं, बहुत से लोगों को शायद पुल आउट पता है कि पुल आउट में क्या करना होता है, मगर उनको ये नहीं पता है कि पुल आउट करने से हाउ इट इज हेल्पिंग देम। या। They have not educated themselves about the inner working of a technique. How does pull-out really help me to get through my difficulties? ये उनको नहीं पता है, तो maybe they हाँ, will not use it. Maybe they will not एग्जैक्ट। use it. They might use it only in the hangout, but they will not use it outside TISA. In the same यस। way, if somebody may know what voluntary stammering is, but if they have not been educated about its role, how does it help, इसका जो इसकी साइकोलॉजिकल अंडरपिनिंग्स क्या हैं, अगर ये उनको नहीं पता है तो वो वॉलंटरी स्टैमरिंग सिर्फ हैंग आउट में करेंगे बिकॉज आई एम आस्किंग देम टू डू इट, बट दे विल नॉट डू इट विथ फ्रेंड्स और विथ स्ट्रेंजर्स। बट हाँ। वेन यू आर हाँ, बट वेन यू नो द टेक्निक एंड वेन यू ऑल्सो educate yourself about its theoretical background, then you become competent about it. Then very competently you are able to use voluntary stammering with strangers on a हम्म phone call, at हम्म workplace or in your college. So ये idea कि a client who has learned a technique like easy onset or cancellation and regularly uses this in desired speaking situations. Why? Because he is educated about it. हाँ, एग्जैक्ट। So therefore, therefore he can claim to be competent in that technique. So competence is the function of education as well as the ease in stammering. Exactly. So Can I just like add something here? हाँ, go on, yes.
हाँ, मतलब मतलब ये वाला चीज जो आपने अभी बोला कि टेक्निक को सीखने का मतलब रीजन भी हमें जानना चाहिए। मतलब ये हम्म, एक चीज है जो हम लोग, मतलब मैं टीचर हूँ एक स्कूल की, तो वहां पे हम्म, क्लासरूम में भी हम एक सिमिलर स्ट्रैटेजी ये करते हैं। मतलब वी हैव क्लासरूम वैल्यूज, मतलब हम्म, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज जैसे कि लिबर्टी, फ्रीडम, यू नो, कंपैशन, ये सारे वैल्यूज हम सिखाते हैं सबको। लेकिन लाइक जब तक स्टूडेंट या फिर कोई अ, मतलब इंसान नहीं जानेगा कि ये वैल्यू को सीख रहे हैं क्यों, हम इसको मतलब सिर्फ दिखाने के लिए, जस्ट जानने के लिए, या फिर कुछ करने के लिए लाइफ में, लाइक सोसाइटी में, मतलब वो अगर कोई नहीं जानेगा तो फिर उसका यूज भी वाइडली नहीं होगा। सिमिलरली यहाँ पे भी ईज, एम्पावरमेंट एंड एडुकेट माइट बी वैल्यूज, जिसको हम्म, मतलब हम सिर्फ एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट के तरह जानते हैं कि हाँ ये एक कॉन्सेप्ट है, इसका मीनिंग ये है, लेकिन इसका यूज क्या है रियल लाइफ में। और फिर ये टेक्निक्स जो हम सीख रहे हैं वो मतलब प्रैक्टिकल मैनिफेस्टेशन है जो हम प्रैक्टिस करते हैं। लेकिन इसका यूज क्या है, हम सोसाइटी में रियल लाइफ में क्यों करेंगे? मतलब ये हम मीटिंग में आके सीख रहे हैं, कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन रियल लाइफ में ये कैसे यूज होगा, ये जितना दिन हम नहीं समझेंगे उतना दिन हम ये रियल लाइफ में प्रैक्टिस भी नहीं करेंगे। सो एन इम्पोर्टेंट पार्ट इज टू ऑल्सो कॉन्टेक्सचुअलाइज, कि कॉन्टेक्स्ट बेस्ड मेरे लाइफ के कॉन्टेक्स्ट से रिलेट करके हम ये सीखेंगे। हम्म। भाई। And this contextualization, हम्म। I think, is served very well through education. यस। If we are educating the student or the stammerer in TISA, how it relates to their day-to-day life, how it relates to their overall communication and overall effectiveness as a student or as an employee in their office. हम्म। Only then they will be encouraged to use it in the office. Otherwise, they will use it only in the TISA hangout, but not in the office, not in the college. हम्म। So I think it's a very valid idea that context is provided through education, यस, वेरी ट्रू। and ease is covered through techniques, gentle हम्म। onset or whatever. It can be even eye contact, it can be pausing, it can be taking a deep breath before saying something. हम्म। So thank you so much. Great idea from the classroom. Now let us look at ease and empowerment, interaction between ease and empowerment, which generates confidence. If we are हम्म। using some technique successfully and we हम्म। are able to speak easily, हम्म। and if we feel empowered, then this would generate confidence. हम्म। Do you agree with this? यस, आई कंप्लीटली अग्री विद दिस बिकॉज मतलब मैं एक मतलब एग्जांपल देती हूँ कि कॉन्फिडेंस एक चीज है जो हम स्टैमरर लोगों में कम दिखता है। मतलब लाइक आई डोंट वांट टू स्पीक फॉर ऑल, लेकिन जिन Mhm. जिनों से मैंने बात किया है, मतलब मेरे लाइफ के ऊपर बेस करके भी, कॉन्फिडेंस वो समथिंग जिसके लिए हम स्ट्रगल करते हैं बहुत। और टेक्निक्स यूज करके और या फिर एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट में अपने आप को ओपन करके जो ईज आता है हमारे स्पीच में था, मतलब वहां पे हम स्ट्रगल नहीं करते। मतलब क्यों नहीं करते? मतलब हम जब बात करते हैं तब हमारा एक ही सोच होता है कि मतलब जो हमारे सामने है, जो सुन रहा है, वो क्या सोच रहा होगा, वो क्या मन में बोल रहा होगा, मेरा फेस कैसा दिख रहा होगा। तो ये सब हमारा कॉन्फिडेंस लो करते हैं। लेकिन जिस मोमेंट में हम एडुकेशन से कि नन ऑफ दिस रियली मैटर्स, और फिर मतलब बहुत सारे लोग बहुत तरीके से बात करते हैं, मेरा मतलब ऑर्गन शिफ्टिंग कैसे हो रहा है, मेरा स्पीच कैसे प्रोड्यूस हो रहा है, कि दूसरा इंसान शायद कुछ सोच ही नहीं रहा है, ये एडुकेशन भी मतलब वहां पे आएगा। लाइक मतलब ये सब करके जब हम ईज हम में आ जाता है तब हम कॉन्फिडेंटली स्टैमर कर सकते हैं इजीली। मतलब Mhm. टीसा का जो मतलब
स्लोगन है कि प्यार से हम स्ट्रगल नहीं करेंगे, प्यार से स्टैमर करेंगे, हमारे स्टैमर को हम प्यार करेंगे। ब्यूटीफुल Yeah, कॉन्सेप्ट। yeah, और yes. मतलब एम्पावरमेंट भी वहां से ही आएगा कि Yes. मतलब जब हम स्टेज में उठेंगे, हम ये Mm, नहीं सोच रहे होंगे कि हम विक्टिम्स हैं। हम ये सोच के जाएंगे स्टेज में कि हम स्पीकर है, और हमारी बात जितना भी आ, मतलब हकलाना है हमारे बात में, लोगों को सुनना ही होगा। और जब वो सुनेंगे देखेंगे कि कितना अच्छा आइडिया है, तो mm. यही, या दैट बिल्कुल बिल्ड्स ठीक योर है। कॉन्फिडेंस। तो इसको यहाँ पे उन्होंने ऐसे समझाया है कि हम्म ईज इनटू एम्पावरमेंट, व्हेन ईज एंड एम्पावरमेंट दे बोथ ओवरलैप, देन इट जनरेट्स कॉन्फिडेंस। और कैसे होता है उसका इसने एग्जाम्पल दिया। एन एग्जाम्पल वुड बी ए स्टूडेंट हु delivers a classroom presentation demonstrating significant speech struggle throughout, यानी वो हकला भी रहा है, प्रेजेंटेशन भी दे रहा है, एंड परहैप्स रिसीव्स नेगेटिव कमेंट्स फ्रॉम पीयर्स। कुछ लोग उसकी टांग भी खींच रहे हैं, उसके कुछ साथियों ने उसकी टांग भी खींची। When the student verbalizes pride that they used their best communication according to their own personal definition, demonstrates cognitive resilience to negative reactions। यानी उसके दोस्त उसकी टांग खींच रहे हैं कि यार तू कैसे बोल रहा था वहां पे, मगर उनको उनको उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अभी भी कन्विंस्ड हैं कि दे हैव गिवन देयर बेस्ट, एंड इट डजेंट मैटर what his or her colleagues are saying। तो when the student verbalizes pride that they use their best communication according to their own personal definition, demonstrates cognitive resilience to negative reactions। यानी उसका जो उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है about his own performance, that is not getting diminished by chance comments by his colleagues, by leg pulling by his colleagues, or even a bad comment from his teacher। तो हम्म। उसको अपने दिमाग में क्लियर कि मैंने अच्छा प्रेजेंटेशन दिया है, हाँ। मैंने हकला के भी जो है ऐसा प्रेजेंटेशन दिया कि लोगों को सोचने के लिए मटेरियल दिया है। आई हैव हम्म। गिवन देम समथिंग टू थिंक अबाउट। तो उसके अपने समझ से उसका जो प्रेजेंटेशन था, उसकी उसकी वैल्यू कम नहीं होती है। डजेंट मैटर व्हाट द वर्ल्ड इज सेइंग। सो दिस इज व्हाट दे And से in डेमोन्स्ट्रेट्स। fact, हाँ, sorry, I'm so हाँ, sorry. गो ऑन गो ऑन गो Can ऑन, I हाँ, say गो something? ऑन। Yeah. या And in fact कि मतलब जब लोग उसका टांग भी खींच रहे हैं, मतलब अ, अ, मतलब उसमें जितना भी कॉन्फिडेंस है, उससे वो स्ट्राइक बैक भी मतलब कर सकता है, मतलब झगड़ा नहीं, लेकिन उनको समझा सकता है कि यही मेरे बात करने का स्टाइल है। मतलब यस, लेकिन यस, मेकिंग योर स्पीच अ फैशन स्टेटमेंट, और जस्ट यस, लाइक एक्सप्लेनिंग एंड लेकिन लाइक लाइक एडुकेटिंग देम, सो स्टैंडिंग अप फॉर वन सेल्फ, मेरे लिए मैं मतलब आई डोंट नो हाउ टू यस। से दैट इन हिंदी, लेकिन स्टैंडिंग अप फॉर वन सेल्फ। इफ इज इन मुंबई ही कैन से अपुन का स्टाइल यही है। यस। ये अपुन का स्टाइल है भेड़ू। if he wants to imitate a Bollywood character, he can say अपुन का स्टाइल है ये। So the main thing is this, that he will not feel uncomfortable or a little embarrassed. He will not have any embarrassment or यस। shame, because he is very clear that he has given, because he is empowered। उसने एम्पावरमेंट के ऊपर काफी काम किया। उसने कई बार ये लोगों से कहा कि लुक, आई समटाइम स्टैमर, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग जस्ट आस्क मी, डोंट जस्ट डोंट जस्ट नॉड योर हेड। So when he has got that kind of feeling of empowerment, then this is how he or she will behave after their presentation in classroom or in the office। तो आगे ये कह रही है, एंड एक्सप्रेसेस ए विलिंगनेस टू प्रेजेंट अगेन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, एंड एक्सप्रेसेस ए विलिंगनेस टू प्रेजेंट अगेन। और वो टीचर्स ये भी बोलेगा और कलीग से बोलेगा, दोबारा चाहिए प्रेजेंटेशन तो मुझे बताना, मैं दोबारा दूंगा। हाँ। ही विल नॉट फील कि मैंने एक बार कर दिया, अब नाउ नो मोर प्रेजेंटेशन। ही विल नेवर रिएक्ट और फील लाइक दैट। They are confident in their identity as a communicator and a person who stutters। So this यस। is the joining of ease and empowerment। He's using some method to ease himself into speech। Either he's using eye contact or using some pausing। I know some people
जो कोई टेक्निक यूज नहीं करते अदर देन पॉजिंग। उनका बड़ा सिंपल सा फंडा है कि जब बोला नहीं जाता तो मैं रुक जाता हम्म। हूँ। और मैं रुका रहता हूँ, और जब फिर से जब अंदर से जब मोमेंटम बिल्डअप होता तो फिर मैं बोलना शुरू करता हूँ। हाँ। एक्चुअली देर इज ए वेरी नाइस बुक, बायोग्राफी ऑफ ए स्टैमरर फ्रॉम स्कॉटलैंड। बुक का नाम है माई साइलेंट पॉज। माय साइलेंट वॉइस। ओके। माई साइलेंट पॉज। उस बंदे ने यही किया है कि उसने ही सॉर्ट ऑफ हम्म। डेवलप पॉजिंग इनटू आर्ट। even हम्म। though he had never been to a speech therapist, he had never been to the British Stammering Association, he never हम्म। went to any self-help group. On his own, he discovered this thing, and it is available on our site. I can give you the हम्म। link afterwards. श्योर So श्योर। so many things. So the idea is that you have to find your own way to ease your speech, हम्म। whether it is recognized by speech therapy or by TISA doesn't matter. Just find your own way of easing yourself in speech, and then हम्म। empower yourself that हम्म। it is my right to speak. एग्जैक्टली। And people have to listen. If they are listening to other people, they have to listen to me also. I may take 10 minutes एग्जैक्टली। extra, doesn't matter. या। And with this kind of attitude, then you will develop a kind of confidence in yourself as a speaker, as a communicator, and as a person who stammers. And then the last element here is change. Change also is a profound idea, and it is the outcome when education and empower marry. Education about different speech related things, psychology, physiology, and anatomy of speech, वो सब, and on the other hand, empowerment. When these two combine, it develops a change. Why we are talking about change here? Make your guess. And what kind चेंज। of change? Huh? टेल मी। What kind of change? What kind of change could they be referring to? चेंज, बदलाव, मतलब लाइक आई थिंक हमारे सब मतलब सब चीजों का मतलब कि टेक्निक्स लर्न करने का, सेल्फ हेल्प ग्रुप में मतलब आने का, सबका ही मतलब गोल्स के बारे में मैं मतलब वैसे बात नहीं करना चाहती हूँ, बिकॉज जब हम कुछ स्ट्रिक्ट गोल्स सेट करते हैं तो फिर हमारा अप्रोच भी बहुत रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है। लेकिन एक गोल जो बहुत फ्लेक्सिबल है वो चेंज होता है कि मतलब जो हम सेल्फ हेल्प ग्रुप में आते हैं, दूसरों से बात करते हैं और टेक्निक सीखते हैं, ये सब हमारा स्टैमरिंग माइंडसेट को चेंज करने के लिए फॉर द पॉजिटिव, मतलब अच्छी मतलब विक्टिम माइंडसेट से एक ओनरशिप माइंडसेट में आने के लिए वो एडुकेशन के द्वारा होता है। जब हम खुद के बारे में जानते हैं, स्टैमरिंग के बारे में जानते हैं, हमारे एनवायरनमेंट के बारे में भी जानते हैं, तब वो बदलाव आता है। मतलब जब मैं स्कूल में थी तब मुझे मतलब स्टैमरिंग क्या होता है मतलब फिजिकली मुझे मालूम था कि स्टैमरिंग ये होता है कि मैं हकलाती हूँ, मेरा बात मतलब अटक जाता है। लेकिन मतलब और कुछ मुझे मालूम नहीं था, इसीलिए मेरा माइंडसेट भी विक्टिम माइंडसेट था, क्योंकि मैं सोचती थी कि स्टैमरिंग कुछ ट्यूमर जैसा चीज शायद यहाँ पे है जो मेरा स्पीच रोक रहा है। तो वहां पे लाइक आई वाज लाइक कि यूनिवर्स ने मेरा मतलब फेट ऐसा किया है कि मैं मतलब ऐसे ही करी। लेकिन जब मैं धीरे धीरे सेल्फ हेल्प ग्रुप में आई, टेक्निक्स को लर्न किया, दूसरों को देखा, तो ये माइंडसेट शिफ्ट हुआ, चेंज हुआ फॉर द पॉजिटिव, कि आई कैन टेक माई लाइक माई फेट इनटू माई हैंड्स, कि मेरा भविष्य मेरे हाथ में ही है। तो मतलब अगर मैं खुद शिफ्ट करूंगी सब कुछ ही शिफ्ट होगा। और ये एम्पावरमेंट से भी आता है, बिकॉज एम्पावरमेंट लाइक वी टॉक्ड कि मतलब अपने ऊपर भरोसे में से ही आता है। और मतलब चेंज एक कोर चीज है, मतलब एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज है जो मतलब हमारा फॉरवर्ड मूवमेंट को फैसिलिटेट करता है। सो दैट्स व्हाई चेंज इज इम्पोर्टेंट। Very true. So what you said was that that change not only in speech
but a broader, bigger, हम्म pervasive change represented in our mindset, हम्म where we are no more seeing ourselves as victims, बट नाउ वी हैव गॉट मोर एजेंसी। हमें इस बात का एग्जैक्टली। एहसास होता है कि मैं हालात या किस्मत का मारा बंदा नहीं हूँ, बल्कि मेरे हाथ में बहुत कुछ है जो मैं बदल सकता हूँ। और तीसरा में कुछ लोगों ने ऐसा कहा भी है, और मैंने अपनी ज़िंदगी में भी देखा कि बहुत सारे मेरे जो पर्सनालिटी ट्रेट्स थे, हम्म बीइंग ऑलवेज एंग्शियस कुछ बोलने के पहले या किसी प्रेजेंटेशन के पहले, हम्म, या इस किस्म के ट्रेट थे जैसे चीज़ों को टालते रहना, हाँ। प्रोक्रेस्टिनेशन, कुछ करना है चलो बाद में करेंगे। वो चीज़ें भी बदल गई हैं, और ना अब मैं इतना चीज़ों को टालता नहीं हूँ, और अब मेरा एटीट्यूड ये है कि जो करना है फटाफट करो। हम्म निपटाओ एकदम। फटाफट चीज़ों को। तो अर्लियर आई विल बी सॉर्ट ऑफ डकिंग, हाइडिंग, हम्म sidestepping things, decisions. But now I'm taking those decisions quickly, easily, more effectively. So this is what I think they mean. That change not only in speech, but change in our overall attitude towards communication, towards life, towards relationships, towards responsibility, everything. So एग्जैक्टली this और change, हाँ। yeah, go on. हाँ Yes. यस। सो लाइक और एक चीज जो चेंज में आता है, मतलब सेल्फ से शुरू होता है, सेल्फ से मतलब शुरू होके मतलब इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, मतलब कि एक दूसरे के मतलब रिलेशनशिप में भी जाता है। और Mm. फिर और एक वाइडर सर्कल बनता है जब वो चेंज जो हम अपने में लाए हैं, क्या वो हम स्प्रेड कर सकते हैं, कि मतलब कम्युनिकेशन का मीनिंग क्या होता है। मतलब सोसाइटी में तो नॉर्म्स होते हैं कि मतलब ये चीज ही सही है, इसके ऊपर और कुछ सही नहीं है, लेकिन वो भी तो चेंज होता है। तो फिर हम अगर ये लर्निंग भी इस सर्कल के बाहर ले जाते हैं, ऑफिसेस स्कूल्स में ये सब लेके बात करते हैं, और फिर अवेयरनेस मतलब बनाते हैं, तो फिर एक सोसाइटी के लेवल में भी एक चेंज आता है, जहाँ पे लोग भी मतलब अवेयर बन जाते हैं इसके बारे में, दिस वेरी पॉइंट। ट्रू, वेरी ट्रू। सो अन्य शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि स्टैमरर की जिंदगी में अ, भले वो अभी भी हकला रहा हो, लेकिन अगर उसने अगर अपने आप को एजुकेट किया है स्टैमरिंग से जुड़े हर मुद्दे पर, और साथ में उसने अगर अपने आप को एम्पावर किया है कि मैं हकलाता हूं तो क्या मैं भी क्लास में हाथ खड़ा करूंगा, अपनी बात रखूंगा, अगर टीचर मेरी बात नहीं सुनता है तो मैं प्रिंसिपल को एक एप्लीकेशन लिखूंगा। तो अगर उसने अपने आप को एम्पावर किया और एजुकेट किया है, भले ही वो अभी भी हकला रहा हो, तो उसके अंदर एक बदलाव आना शुरू होगा। वो भले हकला रहा है, लेकिन ही विल बी मोर इफेक्टिव स्टूडेंट, और ही विल बी मोर इफेक्टिव एम्प्लॉय इन द ऑफिस, ही विल बी मोर यस। इफेक्टिव इंडिविजुअल इन सोसाइटी, इन हिज ग्रुप। तो उसके अंदर एक चेंज आना शुरू हो जाएगा। अन्य शब्दों में, इवन विदाउट चेंजिंग अवर स्पीच, we can change a lot in our personality, in our thinking, by educating ourselves and also by empowering ourselves. So that is the funda behind this change being the outcome of education and empowerment. Ease is not mentioned here. There's no ease here. Education into empowerment is leading to change. And this, I think, is a very important idea, which many of us need to understand, that in order to become a good employee or a good or in order to become a good leader in my own peer group, I don't have to wait for a cure. I don't have to become totally fluent. And I think this is a very important idea for us to understand, because I myself as a young man used to think कि unless I can get rid of my stammering, there's no future. But सेम so let थॉट्स। us read. हाँ, इसको देखें क्या बता रही है। occurs Change occurs when the client has the knowledge and the courage to forge their own path forward, has got more agency. He believes that I can change my circumstances, my destiny. They are able to see a goal or challenge they want to overcome, and are able to make their own plan and keep themselves moving forward. और इसका मतलब ये हो गया कि
They are no longer reliant on a professional to solve the questions, how will I probably do this? Sometime हम्म in तीसरा group you find some young people saying कि कल लड़की वाले मुझे देखने आ रहे हैं, तो मैं उनको बताऊं कि ना बताऊं कि मैं हकलाता हूँ। हम्म और अगर बताऊं तो कैसे बताऊं? क्या कहूं एक्चुअली? तो इसका मतलब ये कि दे मे बी डूइंग ऑन द अदर डायमेंशंस, बट ऑन द डायमेंशंस ऑफ एम्पावरमेंट दे स्टिल लैक दैट कॉन्फिडेंस। हम्म है ना? इसी तरह से एंड हाँ वी ऑल हैव बीन इन दैट प्लेस where we did not really know what is the right course of action, and we wanted some peer या or some friend to advise us. But this is the idea, this they are promoting here. They are no longer reliant on a professional to solve the question, how will I possibly do this? They can anticipate, adapt, and reframe for success independently. That I हम्म think is a profound idea. That arming yourself with, with some technique to ease yourself, arming yourself with lot of education about the psychology of stammering, physiology of stammering, and empowering yourself with some, with some kind of basic approach, that in every meeting somehow I will convey to the people that I am not a speaker like you. I will हम्म take my time. I will hesitate a lot here and there, but still I'll speak in a louder volume. यस so i- so if I am doing all these three, if I am covering these three bases, then probably I don't have to run to a therapist every second day or every month. I've got a presentation coming up. Please tell me, how should I prepare? The people are are coming to see me for a marriage proposal. What do you think should I do? Should I tell the girl's father that I stammer? ये सारे सवाल के जवाब वो अपने आप दे पाएंगे. And that is a हम्म big change. That's a big change in एग्जैक्ट them as a human being. हम्म Have you ever worried about, should I talk about my stammering in the job interview or not, or should I mention it in my CV or not? ओ Have you यस आई ever? हैव मतलब वेरी रिसेंटली आई मतलब रिसेंटली मतलब कि लास्ट ईयर से तो मैं जॉब इंटरव्यू में मतलब जॉब एप्लीकेशंस स्टार्ट किया था मतलब कॉलेज के बाद तो Hmm. मतलब वहां पे मेरा फर्स्ट थॉट था कि मैं क्या सीवी या फिर ईमेल में लिख दूं कि आई एम अ पर्सन हु स्टैमर शुड आई डिस्क्लोज इट ओवर देयर लाइक ये मैंने अपने सीनियर्स को भी मतलब जो स्टैमर नहीं करते हैं उनको भी पूछा था कि शुड आई मेंशन दिस तो फिर बहुत सारे लोग बोले कि नहीं वहां पे मत करो मेंशन दे माइट कैंसिल योर इंटरव्यू या फिर मतलब ऐसा कुछ मतलब माइंडसेट्स एंड स्टफ तो मतलब वो मैंने बहुत सोचा कि मतलब सीवी में क्या शुड आई राइट ईमेल में क्या लिखूं लेकिन अ, मतलब जब से मैं मतलब इंटरव्यूज दे रही हूँ उसके मतलब आगे से ही मैं टीसा के मीटिंग्स में सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में मतलब एक्टिव थी तो फिर यहाँ पे समथिंग दैट आई लर्नड इज दैट डिस्क्लोजर एक पावरफुल चीज होता है कि मतलब जब आप खुद के बारे में खुद बोल रहे हो कॉन्फिडेंटली तो फिर वो एक इम्पैक्ट क्रिएट करता है तो मुझे ये मालूम था कि मैं सीवी में मेंशन करूँ या नहीं इंटरव्यू के शुरू में तो आई विल मेंशन एंड लेकिन मतलब ये मुझे पता था लेकिन ये एग्जीक्यूट करना मतलब एक्चुअली डिस्क्लोज करना ये मेरे लिए डिफिकल्ट था मतलब मेरा फर्स्ट जॉब इंटरव्यू माय वेरी फर्स्ट जॉब इंटरव्यू वाज विद अ सेल्स सेल्स कंपनी मार्केटिंग में तो फिर वहां पे मतलब द एनवायरनमेंट ऑफ द जॉब मतलब वर्क स्पेस वही थोड़ा सा मतलब लाइक इट वाज अ लिटिल डॉजी मतलब वहां पे जाके मैंने समझा कि यहाँ पे मैं धीरे बात करूंगी तो वो मतलब वो मुझे रश करेंगे क्योंकि सब वहां पे रश कर रहे हैं तो फिर वहां पे मतलब लाइक आई वाज स्केयर्ड मैंने मतलब डर के बारे में मेंशन ही नहीं किया कि मैं स्टैमर करती हूँ और फिर मैंने कॉन्वर्सेशन में भी स्टैमर किया जब मैंने किया वही मतलब जस्ट उस मोमेंट में ही इंटरव्यूअर ने स्किप कर दिया कि ठीक है नेक्स्ट नेक्स्ट बात लेकिन उसके बाद धीरे धीरे मतलब
मैंने सोचा कि लेकिन जो कोई भी हो जाए, करना मतलब करके देखते हैं क्या होगा। तो फिर उसके नेक्स्ट वाले इंटरव्यू में मैंने किया। तो वैसे करके मतलब अभी भी आई स्ट्रगल कि मैं करूंगी, मतलब मुझे मालूम है कि मैं करूंगी, लेकिन ऑन स्पॉट आई डाउट इट कि मतलब अभी करूँ, कब करूँ, नहीं करूँ, ऐसा होता रहता है। हाँ। Very natural, very natural. When the stakes are high, then all of us suffer doubts. यस, वेरी I ट्रू। mean, if if I am passing through through a airport, and if customs people take me to one side, and if they ask me, "Do you stammer?" I will also be a little bit puzzled. Should I talk about my stammering here or not? If I am taken to a police interrogation room, and if they say, "Do you stammer?" I will think for a minute. Should I say? And if I say yes, how will it bias them? एग्जैक्टली। So it's very natural. So I think we have covered all these ideas. Now I'll very quickly I will share the summary of these things. So can you see this triangle here? Value-based यस themes. यस, आई कैन। So I've just sort of put it in a different format. Ease, education, empowerment. These are the value-based themes. As this paper says, that these are the values or the philosophies behind a particular approach of intervention for stammering. So, so for example, if TISA is a sort of having approach for intervention for other stammerers, it could have these values, these philosophical ideas that if I can help a stammerer to ease into speech, it's going to help him. So that is ease. The other value could be if people know more about anatomy and physiology of their throat, vocal cords, how the diaphragm works, how the air comes out of the mouth हाँ। and sets up a vibration in the vocal cord, it would help them. So these are the philosophical ideas at a higher level. And then lower down, there's the outcomes. These are outcomes of the therapy. So the outcome are these: competence, confidence, and change. So competence is the interaction between education and ease. Compe- Confidence is between empowerment and ease, and change is between education and empowerment. And as we discuss, we are talking about uh, a very pervasive kind of change in our belief system, in our attitude towards other people, towards communication. And then there's another idea here. Let me stop sharing this one and share again. Then the lower down, the third level is of the activities. The activities which which come out of this framework. Are you able to see this? Sample यस। activities. So for ease, there are activities like eye contact, smile, breathe, bounce, prolong, pause, voluntary stammering, all the things which we have been talking ad infinitum in TOPGs. All these things can uh, uh, help us by easing into speech. And education, anatomy, physiology of our articulators, our throat, our lungs, different kind of therapies. There can be stuttering modification approach, there can be fluency approach, there can be acceptance commitment therapy, ACT, that you accept your stammer but you commit to communicate somehow anyhow to the other person, with the other person. Then we can also educate ourselves about the research which is taking place all the time, which is available easily nowadays: neuroscience, genetics, physiology, psychology. Then we can educate ourselves about secondary behaviors and whether they help or don't help. If I am using my right hand too much, does it help my communication or does it hinder it? Books and movies, there are plenty of books, plenty of movies to watch. Have you watched The Rocket Science? No, I haven't, but it's on my list. I want to It's watch it. it's a very interesting movie about a child who stammers. And I will watch very funny. It's a very American kind of, take on growing up with stammering. it. Mm-hmm. Then there is a self-disclose empowerment. What are the various activities which which promote empowerment?
self-disclosure, creative expressions, writing poetry, writing stories, attend national conference, SHGs, organize hangout, conduct a SHG session, mentor others, volunteer for TISA. I'm always plugging in for TISA, unashamedly. Write to your boss or teacher about stammering, talk to a bully, conduct an open session in your workplace, write down 5 strengths other than stammering. What does acceptance mean to you? So all these ideas are there. Now tell me, which is your, what do you think? I mean, what has helped you to feel more empowered? I think like self-disclosure is something which has really helped me. Uh, Meaning like एग्जीक्यूटिंग इट, मतलब उसको करना थोड़ा सा टफ है सिचुएशन के ऊपर बेस करके, लेकिन मतलब जब मैं वो करती हूँ लाइक दैट गिव्स मी मोर कॉन्फिडेंस टू मूव फॉरवर्ड, बिकॉज आई नो कि यहाँ पे कोई सरप्राइज नहीं है, कि सब लोग जानते हैं कि मैं स्टैमर करती हूँ, मैंने बोल दिया है एंड दे आर प्रिपेयर्ड फॉर इट। मतलब सिर्फ उनके लिए ही नहीं, मेरे लिए भी, मतलब मुझे भी तसल्ली हो जाती है कि मतलब ये सेफ स्पेस है एंड आई नीड दैट सेफ स्पेस। सेकेंडली आई थिंक लाइक जर्नलिंग अबाउट स्टैमरिंग, लाइक मतलब whenever I have a bad stammering day कि मैं स्ट्रगल कर रही हूँ, अच्छा नहीं लग रहा है, ईज नहीं है मेरे स्पीच में, तो फिर उसका रीजन क्या है थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करके सोच के लिखना। तो मुझे मतलब दैट इज ऑल्सो वे ऑफ एडुकेटिंग योर सेल्फ कि मैंने मतलब शायद like you know I was already having a bad day, like I was emotionally not well, that's why it happened and it's natural that it happened। और कोई मतलब empowerment, yes, and like also speaking up about stammering, like self disclosure नहीं, लेकिन to educate your friends, your workplace, like something that I recently did was like speak to my program lead about my stammering and journey with TISA, and like the fact that I want to like have a collaboration between Teach for India and TISA। मतलब ये कॉन्वर्सेशन में आई गॉट वेरी वेरी एम्पावर्ड, बिकॉज आई न्यू दैट मेरा स्टैमरिंग सिर्फ मेरा स्टोरी नहीं है, बहुत सारे लोगों का है। और फिर मुझ में जो ईज एम्पावरमेंट आया है उसको मैं क्या मुझ में से बाहर ले जाके दूसरों का मतलब दूसरों के जर्नी में भी मतलब डाल सकती हूँ। This makes you a stakeholder in your journey, in the journey of stammering। और मतलब like this like सिमिलर थिंग हैपेंड ऑल्सो जब मैंने फर्स्ट टीच फॉर इंडिया ज्वाइन किया था। मतलब हमारे शुरुआत में एक ट्रेनिंग सेशन हुआ था, वहां पे लाइक वी वर आस्क्ड टू लाइक present anything that is close to our heart in front of the whole group। और फिर कोलकाता के कोहॉर्ट में there were like 50 people, so like in front of 50 people I read out a poem that I wrote about stammering, and I stammered through the poem। So I stammered and I read about stammering, and that was my first formal self disclosure and education to all the people। And like in that meeting the program lead was present, in that meeting the city director was also there, and like I have had a problem speaking with authorities like as a stammerer, but this really eased me into my journey and empowered me, so yeah। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि टू फाइट फॉर योर ओन राइट्स यू नीड ए लिटिल सेल्फिशनेस, but to fight for Yes। others you require a great heart, lot of empowerment. So sometimes raising voice in the name of other stammerers can make you do what you could never do for your own self. I mean, in my own case also, starting a self-help group in Dehradun many years ago really empowered me. I mean, when the SHG got together, I felt, wow, I could never believe that I can do this. And there are 4 people here, and we are talking about stammering. So I think this is a great idea to be the voice for other people.
because then then your stammering doesn't matter anymore. True. Yeah. And another thing which I have noticed is this, that कई बार creative pursuits, creative expressions can also empower you. Yes. Long time back, I used to write stories about stammering, and I really felt very good about that. So thank you so much. I really enjoyed the discussion today, और हम लोगों ने काफ़ी सारी बातचीत की है, and